हेलो गाइस, स्वागत है एक बार आपका फिर से V2S क्लासेज में। तो हम जब हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी दैनिक जीवन में कुछ यौगिक जो हमारे काम में आते हैं उनके बारे में। तो हमने बात कर ली थी व्यंजक चूर्ण तक, बात कर ली थी व्यंजक चूर्ण तक। तो अब हम बात करेंगे किसकी, बेकिंग सोडे की, बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसको कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा या फिर देसी भाषा में मीठा सोडा। इसको जब हम खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलाने पर क्या होता है कि वो फूल जाते हैं। इसका अधिकतम उपयोग होता है वो क्या रहता है, बेक करने में, यानी कि केक बनाने में। अगर आप किसी भी जैसे आप घर में पकोड़े बनाते हैं, तो पकोड़े बनाते समय अगर आप इसमें तो बेकिंग सोडे का प्रयोग करेंगे तो यह फूल जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब NaOH CO3 इसको जब गर्म किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 के बुलबुले निकालता है। किसके, CO2 के बुलबुले। यही कारण होता है कि वो फूल जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है किससे, NaCl के द्वारा। किससे, NaCl की क्रिया CO2 प्लस H2O प्लस NH3 के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। ये क्या हो गया हमारा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब इसकी जो हम बात करते हैं इसकी गुणों की। जो पहला जो गुण है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, जल में अल्प विलय है, जल में अल्प विलय, और इसका जो विलयन होता है क्षारीय होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये क्या देता है, CO2 गैस देता है। जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या बनाता है, Na2CO3 CO2 तो गैस देगा प्लस H2O। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। इसका जो उपयोग है वो सोडा वाटर या फिर सोडा युक्त
पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। दूसरा, खाने में उपयोग में लिया जाता है। तीसरा है पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए। ये क्या होता है? एंटा एसिड होता है, एंटा एसिड। और ये होता है मंद प्रतिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। ये से मंद प्रतिरोधी से कहते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये तो था हमारा बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और इसका जो एक उपयोग है वो होता है अग्निशमकों के अंदर। इसमें अग्निशमकों के अंदर और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जो होता है हमारा धावन का सोडा। धावन सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 डॉट Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक, इसका जो नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसे हम कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसमें जो सोडियम कार्बोनेट का एक अणु होता है, उसके साथ में क्या होता है, 10 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। क्रिस्टल जल के होते हैं। ठीक है, और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण वैसे तो इससे साल्वे विधि से किया जाता है, परंतु अन्य विधि जिसमें इसका निर्माण किससे किया जाता है, बेकिंग पाउडर से किया जाता है। किससे? बेकिंग पाउडर को गर्म करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होगा, उसका क्या करेंगे, उसका क्रिस्टलीकरण कर देंगे। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो होगी 2NaHCO3, गर्म किया तो यहाँ बना Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। CO2 गैस का यहाँ क्या होगा, निष्कासन होगा। अब क्या करेंगे, जो ये हमारे पास जो उत्पाद प्राप्त Na2CO3 है, इसका क्या करेंगे हम,
इसका करेंगे हम क्रिस्टलीकरण। NH2 और क्रिस्टलीकरण करेंगे और हमें प्राप्त होगा Na2CO3 10H2O, जो क्या है, धावन सोडा। धावन सोडा। यहाँ जो ये हैं 10H2, ये क्या है, क्रिस्टल जल के अणु। क्रिस्टल जल के अणु। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इसके गुणों की। इसके गुण, पहला गुण है इसका सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका जो जल में पूर्णतः विलय होता है। इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। और इसको जो गर्म करते हैं, गर्म करने पर 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर ये क्या देगा, ये देगा सोडा एस। किसका निर्माण करता है, सोडा एस का निर्माण करता है। ठीक है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कैसे होती है उसकी रासायनिक अभिक्रिया। Na2CO3 373 केल्विन से अधिक, तो ये क्या देगा यहाँ पे Na2CO3 और जो सॉरी यहाँ पे Na2CO3 10H2O कि जब हम इसको गर्म करेंगे किसके 373 केल्विन ताप से अधिक पर, तो क्या देगा Na2CO3 प्लस 10H2, जो क्रिस्टल जल के अणु हैं वो क्या होंगे, इससे अलग हो जाएंगे और क्या बनेगा, सोडा एस का निर्माण करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी उपयोगों की। इसके जो मुख्य उपयोग हैं उनके अंतर्गत इसका उपयोग करते हैं धुलाई में, सफाई में, अपमार्जक के रूप में, दूसरा कागज, पेंट व वस्त्र उद्योग में, इसमें वस्त्र उद्योग में काम में लिया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और इसका जो निर्माण ये करता है इसकी सहायता से कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच, साबुन व बोरेक्स का निर्माण होता है। और इसका एक जो काम होता है, एक जो उपयोग होता है वो होता है किसमें, आपने
जो फार्मिक एसिड होता है, जो चींटियाँ जब खा जाती हैं हमारे, मधुमक्खी डंक मार दे, ततैया डंक मार दे, तो उसका जो स्थान होता है जहाँ पे खाता है उस पर क्या करें, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करें, तो क्या होता है कि जलन खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 हाफ H2O। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। और जो इसका जो निर्माण था, इसका निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हुआ। किसके अंदर, पेरिस के अंदर हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर्वप्रथम निर्माण कहाँ हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसलिए क्या नाम पड़ा इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पड़ा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको शॉर्ट में कहते हैं POP। लगभग आप सभी जानते होंगे, लगभग सभी के घरों में इसका काम किया होता है, चाहे वो आपके छतों में डिजाइन बनाने में काम में लिया गया हो, या फिर आपकी जो दीवारें हैं उन्हें पोतने में काम में लिया गया हो, लेकिन लिया गया होता है। ठीक है, जिप्सम, इसका निर्माण जो होता है वो होता है जिप्सम से। किससे, जिप्सम से निर्माण होता है इसका। जब हम जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, CaSO4 हाफ H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम देखते हैं। 2CaSO4 2H2, दो अणु लेते हैं हम किसके, जिप्सम के, और इसको गर्म करते हैं किस पे, 393 केल्विन पर। तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा CaSO4 1/2 H2O प्लस 3H2। ये क्या है, ये है जो है हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इसके गुणों की और इसके उपयोगों की। तो इसके गुण तो क्या है और इसके उपयोग क्या है। तो इसके जो मुख्य जो गुण हैं, ये क्या होता है, इसका श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, श्वेत क्रिस्टलीय चिकना पदार्थ है। अगर इसे, दूसरा जो गुण है इसका, अगर इसे जल के साथ अगर इसे गर्म कर दे, जल के साथ इसे मिलाने पर, सॉरी, जल में मिलाने पर अगर 15 से 20 मिनट इसे रख दे तो ये क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, और क्या वापस बना लेगी, क्या बना लेगी, जिप्सम। ठीक है, इसके रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। 2CaSO4 1/2 H2O प्लस, तो ये क्या बना लेगी, 2CaSO4 2H2। ये क्या है, ये है जिप्सम। ठीक है, और एक चीज और, POP को अगर, जब इसका निर्माण होता है
इसके निर्माण के दौरान जब पीओपी का निर्माण होता है तो हम 393 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाते हैं। अगर इसे हम क्या कर दें, और अधिक गर्म कर दें, और अधिक गर्म कर दें, तो क्या होगा, हमें डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, यानी कि मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। ये तो इसके कुछ मुख्य गुण। अब इसकी बात करते हैं इसके उपयोगों की। इसके जो उपयोग हैं वो हैं चिकित्सा में, टूटी हड्डी जोड़ने में। जब भी हमारी हड्डी टूटती है हमारा प्लास्टर चढ़ा जाता है, वो चढ़ाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आपने देखा होगा कई बार जब किसी का पैर टूट जाता है तो अस्पताल में जाने के बाद क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं। वो प्लास्टर चढ़ाते हैं, किसका चढ़ाते हैं, पीओपी का चढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसका काम किस में लेता है, भवन निर्माण में, यानी कि हमारे घरों के निर्माण में। जो हमारे जो छत में डिजाइन्स बनाए जाते हैं वो आपने देखे होंगे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं। दूसरा, जो दंत चिकित्सा में, अगर किसी व्यक्ति का दांत क्या होता है, टूट जाता है, अगर मान लीजिए दांत का कुछ हिस्सा टूट जाता है और आप चाहते हो कि इसे पूरा लगवा दिया जाए, तो एक क्या लगाई जाती है, कीप लगाई जाती है दांत के ऊपर। और वो किसकी होती है, वो होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। लेकिन ये क्या होती है, उच्च क्वालिटी की प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। अपने घरों में काम लेते हैं वो वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होती। दूसरा, मूर्ति निर्माण में, ठीक है, ये तो थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की कुछ मुख्य बातें। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे किसकी, साबुन और अपमार्जक की बातें करेंगे। किसकी, साबुन और अपमार्जक की। आज आपका जो चैप्टर है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो अगला चैप्टर हम हमारे जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, उसका स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, साबुन व अपमार्जक। इसकी साबुन व अपमार्जक, इनको कहते हैं हम इंग्लिश में सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। और जो डिटर्जेंट है लैटिन भाषा का शब्द है। किसका, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, अर्थात स्वच्छ रखने वाला, स्वच्छ रखने वाला। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सोप की, फिर बात करेंगे डिटर्जेंट की। तो जो हम बात करते हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे साबुन की। तो सबसे जो पुराना अपमार्जक है, सबसे पुराना अपमार्जक है वो है हमारा साबुन। किसकी, साबुन की बात करते हैं। सबसे पुराना अपमार्जक कौन है, वो है हमारा साबुन। सबसे पुराना अपमार्जक पूछा जाए तो वो है साबुन। और ये होते क्या हैं, ये दीर्घ कार्बन श्रृंखला C12 से लेके C18 कार्बन परमाणु वाले पामेटिक ओलिक या स्टेरिक अम्ल
अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं CH2COR। CH2COR ये क्या है? ये है उच्च वसा अम्ल है। क्या है? उच्च वसा अम्ल। अब इनको क्या करते हैं? NaOH के विलयन के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो क्या होता है? 3RCO प्लस CH2COH CH2COH। ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा साबुन। ये क्या है? ये है ग्लिसरीन। क्या है? ग्लिसरीन। इस क्रिया में जो प्राप्त जो साबुन है कि अभिक्रिया जब हम क्या करते हैं, किससे कराते हैं? सोडियम क्लोराइड से। कराने पर क्या होता है? ये साबुन अलग हो जाता है। जो पोटेशियम लवण से बने साबुन होते हैं, किससे? पोटेशियम लवण से। पोटेशियम लवण से जो बने साबुन हैं, लवण से बने साबुन, वो क्या होते हैं? वो मृदु साबुन होते हैं। जैसे हमारे शेविंग क्रीम में काम में आने वाले, किसमें कैसे होते हैं? मृदु साबुन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शेविंग क्रीम, शैम्पू, एक्सट्रैक्ट इत्यादि। ठीक है। और क्या करते हैं हम? साबुन को जो होता है, साबुन होता है, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? पारदर्शी बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं उसमें? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बनाने पर क्या करते हैं? साबुन पारदर्शी हो जाता है। आपने एक साबुन देखा होगा पियर्स, वो क्या है? हमें ऐसा लगता है पारदर्शी पारदर्शी जैसा। उसमें क्या होता है? उसमें होती है ग्लिसरीन की मात्रा। क्या होती है? उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। और जो साबुन हो जाता है, साबुन ये मृदु जल में काम करता है। क्या करता है? मृदु जल में। क्योंकि इसका जो रीज़न क्या है? जो कठोर जल है उसमें क्या है कि मैग्नीशियम आयंस तथा कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? जो सोडियम है उसको क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, खुद से प्रतिस्थापित कर लेते हैं। और क्या होता है? साबुन क्या हो जाता है? साबुन अवक्षेपित हो जाता है और सफाई नहीं कर पाता। कई बार आपने देखा होगा, जो अत्यधिक खारा पानी होता है उसमें आप जब भी साबुन का प्रयोग करते हैं तो साबुन एक अलग से कुछ फटाफटा सा नज़र आता है। वो क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है उसे। ठीक है। और क्योंकि जो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के जो आयन वो होते हैं, लवण होते हैं, वो
जल में अघुलनशील होते हैं। यही कारण है कि वो क्या होते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। इसकी समस्या का जो हल है वो किसने निकाला, वो निकाला अपमार्जक, इसने अपमार्जक के रूप में निकाला। ठीक है, अब देखते हैं अपमार्जक किसकी, अपमार्जक की बात करते हैं। अपमार्जक जो क्या होता है, वो कठोर व मृदु दोनों में काम करता है। किसमें, कठोर व मृदु दोनों में काम करता है। अतः अपमार्जक जो क्या है, अपमार्जक का उपयोग क्या है, अधिक मात्रा में होगा, व्यापक स्तर पर होता है। क्या होता है, व्यापक स्तर पर होता है। और जो ये जो होता है अपमार्जक क्या होता है, सोडियम एल्किल सल्फेट, क्या होता है, सोडियम एल्किल सल्फेट। एल्किल सल्फेट ROSO3 नेगेटिव Na+ व एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होती है। H5 से इसका निर्माण होता है। इसलिए ये क्या होती है, ये क्या होती है कि जब ये कठोर जल में और मृदु जल में जब क्रिया करती है तो क्या करती है इसमें क्या है, सोडियम आयन है वो Mg+2 व Mg+ और Ca+ से जब प्रतिस्थापित होता है तो क्या होता है कि ये क्या बना लेते हैं, Mg+ वो Ca+ क्या बना लेते हैं, सल्फोनेट्स बना लेते हैं। और ये क्या होते हैं, सल्फोनेट्स जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये अवक्षेपित नहीं होती। क्या नहीं होती, अवक्षेपित नहीं होती। ठीक है, अब देखो जो असंश्लेषित जो अपमार्जक होते हैं ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा कारण किसके होते हैं, प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होते हैं। अगर जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है अगर कम शाखित है तो जो इनका जो अपघटन है वो जीवाणु द्वारा आसानी से हो जाता है। और अगर लंबी व अधिक शाखित है तो इनका जो क्या है, जो अपघटन है वो जीवाणु द्वारा आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो ये बड़ा एक इसका जो बहुत ही अवगुण है एक तरह का। और अपमार्जकों की जो क्वालिटी है, अपमार्जकों की जो क्षमता है, इसे बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं, फास्फेट व सोडियम पर ऑक्सी बोरेट मिलाते हैं। बोरेट मिलाते हैं। अब जो इसका जो सफाई होती है वो क्या होती है, मिसेल बना के की जाती है। मिसेल का निर्माण होता है और तब जाके क्या होता है, सफाई होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, मिसेल का निर्माण। साबुन और अपमार्जक दोनों के अंदर मिसेल का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, मिसेल का निर्माण की। जो हमारे जो साबुन जो होते हैं
C17H35COO Na, ये क्या होते हैं? C17H35CO नेगेटिव प्लस सोडियम के रूप में क्या होते हैं? आयनन होता है इनका, ठीक है। जल का जो अणु जल में जो ये जाते हैं तो आयनन होता है। जो ये जो भाग है C17H35CO Na, तो जो नेगेटिव वाला भाग होता है ये तो होता है कौन सा? हाइड्रोकार्बन वाला। ये क्या होता है? ये होता है ध्रुवीय सिरा। हाइड्रोकार्बन का जो भाग होता है इसे कहते हैं हम पुंछ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो क्या होता है? जल विरोधी होता है, ठीक है। और ये जो सिरा होता है नेगेटिव साइड, ये क्या होता है? ये जल स्नेही भाग होता है, ठीक है। और ये इस प्रकार जो व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है वो होता है अंदर की तरफ, तथा जो ऋणावेशित जो सिरा है जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय सिरा, वो होता है बाहर की तरफ। और इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम मिसेल, ठीक है। जो मिसेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार होती है? वो होती है इस तरह। इस तरह की होती है। ये जो भाग है ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है अंदर की तरफ। ये जो है ऋणावेशित सिरा, क्या है? ऋणावेशित सिरा। जो अधिकांश जो गंदगी होती है वो क्या होती है? हमारी जो होती है वो होती है चिकनाहट की। हमारे शरीर से निकलने वाले श्वेत प्रद्रव होते हैं, जो पसीने होते हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं? चिकनाहटपन होती है। और जो हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो चिकनाई में, हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या होता है? चिकनाई में घुलनशील होता है। और जो जल है चिकनाई में क्या है? घुलनशील है। जो इसकी सफाई की जो क्रिया होती है वो क्या क्या करते हैं कि जो गंदगी है उसके चारों तरफ क्या करते हैं? ये घेरा बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं। और क्या करते हैं कि जो ये मान लीजिए गंदगी है तो इसके जो हाइड्रोकार्बन वाले भाग है वो क्या है कि वो गंदगी के साथ घुलनशील है तो वो अंदर की तरफ रहता है। और जो जो ऋणात्मक सिरा है वो क्या है? जल में घुलनशील है, वो बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, ये गंदगी है। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन वाला भाग चिकनाई आकर्षित करता है। ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो चिकनाई को आकर्षित करता है। और जो ये होता है ये क्या करता है? जो जल स्नेही है वो क्या करता है? जल को बाहर की तरफ खींचता है। और इस तरह क्या होता है
जो चिकनाई है और वो जो जल है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। और संपूर्ण जो चिकनाई है जल में आ जाती है और कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। इस तरह से होती है। ठीक है। और जो चिकनाई पे जब मिसेल साबुन के आयन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, ये हमारी क्या है, गंदगी है। और तो वो किस तरह होते हैं, ये होते हैं इस तरह से, ऋणात्मक भाग होते हैं। ठीक है। और जो हमारी मिसेल है वो कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। ठीक है। और जो सभी मिसेल हैं वो ऋणावेशित होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, मिसेल ऋणावेशित होते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये अवक्षेपित नहीं होती। और यही कारण है जब हम साबुन से कपड़े धोते हैं तो जो क्या होती है, जो गंदगी होती है वो निकल कर कहाँ जाती है, बाहर पानी में आ जाती है। तो ये थी हमारी अपमार्जक साबुन और मिसेल। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अगले चैप्टर होगा आपका कल से स्टार्ट। आज का जो चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।